गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का प्रकाश शेखावत की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत, अभिनंदन। हम पढ़ रहे थे पिछली क्लास में सहलग्नता और जीन विनिमय। आज हम टॉपिक लेते हैं लिंग, सहलग्न, वंशांगति। लिंग, सहलग्न, वंशांगति। सेक्स, लिंग, इनहेरिटेंस। सेक्स, लिंग, हेरिटेंस। लिंग, सहलग्न, वंशांगति। देखिए, मादा में लिंग गुणसूत्र, एक्स एक्स हो। नर में लिंग गुणसूत्र एक्स वाई। तो ऐसे जीन जो लिंगीय गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। अब जीन क्या करेंगे? देखिए, कोई भी जो लक्षण है ना, उससे लक्षण के प्रति उत्तरदायी कौन होती है? जीन होती है। और उन लक्षणों को कंट्रोल करने वाली जीनें किस पर पाई जाती है? लिंगीय गुणसूत्रों पर पाई जाती है। और वो जब जीनें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने लग जाती है, तो लक्षणों की ऐसी जीनें जो लिंगीय गुणसूत्रों पर स्थित होती हैं या लिंगीय गुणसूत्रों पर स्थित जीनें जो वंशानुगत हो जाती हैं, उसे लिंग, सहलग्न, वंशांगति कहते हैं। देखिए, एक्स गुणसूत्र एक ऐसा है जो नर और मादा दोनों में पाया जाता है। तो एक्स गुणसूत्र पर स्थित जीनें जो लिंग, सहलग्न, वंशांगति को प्रदर्शित करती है, उसे क्रिस क्रॉस वंशांगति कहते हैं। क्रिस क्रॉस वंशांगति। क्रिस क्रॉस वंशांगति को प्रदर्शित करने वाली जो जीनें हैं वो किस गुणसूत्र पर स्थित होती हैं? एक्स गुणसूत्र पर। तो यहाँ पे लिंग, सहलग्न, वंशांगति यानी लिंग, सहलग्न विकार कौन से, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे वर्णांगता एक, दूसरा है हीमोफीलिया, तीसरा है सिकल सेल एनीमिया, और चौथा है फीनाइल कीटोन्यूरिया। यहाँ पे हम इन लोगों का डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो डिजीज हम लेते हैं वर्णांगता। कलर ब्लाइंडनेस। वर्ण का अर्थ होता है रंग, अंधा का मतलब अंधा, जो रंग के प्रति क्या हो? अंधा, अर्थात रंगों में विभेद नहीं कर सकते। रंग भी मुख्यतः दो, एक तो कौन सा? लाल और नीला। यानी वर्णांगता किसे कहते हैं? जब व्यक्ति लाल और हरे रंग में, लाल और नीले रंग में जब विभेद नहीं कर पाता है, तो वो कहलाता है वर्णांगता। अब वर्णांगता में क्या होता है कि ये एक अप्रभावी लिंगीय अप्रभावी विकार
क्योंकि इसके जो जीन है वो एक्स गुणसूत्र पर होते हैं। देखिए मानव की जो नेत्र होती है, नेत्र में कौन होता है? रेटिना, और रेटिना में होती है शंकु कोशिका। शंकु जो कोशिकाएं हैं इनका कार्य है रंग विभेद का। शंकु कोशिका का कार्य क्या है? रंग विभेद करना। और शंकु कोशिकाओं ये जो रंग विभेद करने वाले जो लक्षण है, इसके जो जीन हैं वो जीन एक्स गुणसूत्र पर होते हैं। तो रंग विभेद करने वाली जो जीन है किस गुणसूत्र पर है? एक्स पर। तो वो जब नर में नहीं होती है तो ये प्रॉब्लम आती है। तो इसमें क्या होता है कि जो नर है वो हमेशा क्या होगा? रोगी। क्योंकि नर में कितने एक्स होते हैं? एक ही होता है, और इस पर ये जो विभेद करने वाली जीनें नहीं पाई जाती। मादा में क्या होते हैं? दो होते हैं, इसलिए प्रॉब्लम नहीं आती। तो मादा हमेशा क्या होती है? वाहक। ध्यान रखना, मादा वर्णांतर रोगी की क्या होती है? वाहक होती है, और नर बेचारा क्या होता है? रोगी होता है। क्योंकि इसके जो जीन है केवल एक ही गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। तो व्यक्ति की जो नेत्र में रेटिना की जो शंकु कोशिकाएं हैं वो रंग विभेद नहीं कर पाती, और रंग विभेद नहीं करने के कारण व्यक्ति रोगी हो जाता है। तो ये हो गया वर्णांध। ये एक वंशानुगत रोग है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलता रहता है। तो कैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे। देखिए इसके लिए हम एक हिंट देखते हैं। देखिए सामान्य नर में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। सामान्य मादा में एक्स एक्स। फिर कौन होगा? वाहक नर हमेशा क्या होगा? वाहक, क्योंकि एक ही गुणसूत्र इसलिए। तो एक्स और वाई तो नर में होते हैं। तो कलर ब्लाइंडनेस के लिए पहला अक्षर क्या है? सी। तो इसके जीन रंग विभेद नहीं करने वाले जीन किस पर पाए जाते हैं? एक्स पर। अगर ऐसी कंडीशन मिली तो वाहक। अब क्या होगा? वाहक मादा एक्चुअल में होती नहीं है, फिर भी देखिए एक्स और एक्स कितने एक्स पर होगी? एक पर। और हमने कहा रोगी मादा में से क्या होती है? वाहक। वाहक नर नहीं होता, यहाँ पे रोगी नर। देखिए रोगी मादा के लिए दोनों एक्स पे होना जरूरी है, लेकिन ये कंडीशन बहुत रेयर केसेस में मिलती है। अब जैसे आपसे सीधा क्वेश्चन किया जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है कि सामान्य नर का विवाह वाहक मादा से हो जाता है तो उसकी तो उनकी जो संतान है वो किस प्रकार की होगी। देखिए सामान्य नर में कौन से गुणसूत्र हैं? एक्स है। वाहक मादा में कौन से गुणसूत्र होंगे? एक्स सी और कौन होंगे? एक्स। सही है ना। अब इसके लिए क्या कीजिएगा? 4 डब्बे बना लीजिए। 4 डब्बे बना करके यहाँ पे एक्स और वाई नर के लिए, मादा के लिए एक्स पे सी और कौन है? एक्स। इस एक्स सी का इन दोनों से मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स सी और कौन? वाई। अब इस x का इन दोनों से मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स एक्स और एक्स वाई। ये कौन सा होगा? वाहक मादा। ये कौन होगा? रोगी नर। ये कौन होगा? सामान्य मादा। ये कौन होगी? सामान्य नर। तो सभी अलग अलग होंगे, तो सबकी प्रतिशतता कितनी आएगी? 25-25। जैसे मान लीजिए अपन निकालें तो वाहक मादा कैसे निकालेंगे? वाहक मादा कितनी है? एक। टोटल संतति कितनी है? 4% कितने पे निकालेंगे? 100 पे। तो कितनी हो गई? 25। इस प्रकार हम सबके निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अगर रोगी नर का विवाह, रोगी किसका है? कलर ब्लाइंड है। रोगी नर का विवाह सामान्य मादा से हो जाता है तो किस प्रकार की संतान होगी? रोगी नर में एक्स सी और वाई, सामान्य में एक्स एक्स। इसके लिए हम डब्बे कितने बनाएंगे? 4
4 डब्बे बन गए। अब देखिए नर के लिए x और y और मादा के लिए x और x। इस x का इन दोनों से मल्टीप्लाई कीजिए, इस x का इन दोनों से कीजिए। देखिए ये कौन होगा, वाहक मादा। कौन होगा, सामान्य नर, वाहक मादा, और यहाँ पे सामान्य नर। दो प्रकार की संतति। वाहक मादा की प्रतिशतता, वाहक मादा कितनी है, 2। टोटल कितनी है, 4/100 बराबर कितने, 50%। अब कौन है, सामान्य नर। कितने हैं, 1 और 1 2, 4 × 100 बराबर कितने, 50%। इसी में अगर एक क्वेश्चन और दे दे, रोगी नर का विवाह, नर कैसा है, रोगी, और मान लीजिए मादा कैसी है, वाहक। अगर इनका विवाह हो जाता है तो किस प्रकार की संतति होगी। रोगी नर के लिए x और कौन y, वाहक मादा के लिए x और कौन है x। ये कौन होगी, g। इसके लिए डब्बे कितने बनेंगे, 4। अब देखिए यहाँ पे x और y, x और x, इस एक को इन दोनों से मल्टीप्लाई कीजिए, x और y, x c और x, x और y। ये कौन होगा, दोनों x पर है तो रोगी मादा। ये कौन होगी, वाहक मादा। ये कौन होगा, रोगी नर, और ये कौन होगा, सामान्य नर। सभी के अलग अलग है तो सबकी प्रतिशतता कितनी होगी, 25-25% होगी। तो इस प्रकार हम जो है वर्णानुक्रमी लिंग सैकन वंशानुक्रमी को पढ़ सकते हैं। इसी के साथ में अब हम दूसरे डिजीज लेते हैं, वो है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में देखिए क्या होगा, हीमोफीलिया जो रोग है, इसमें क्या होता है कि जो रोगी व्यक्ति होता है उसमें रक्त का थक्का नहीं बनता, और रक्त का थक्का नहीं बनने के कारण क्षतिग्रस्त भाग से लगातार ब्लड का स्राव होता है, और ब्लड का स्राव होने के कारण व्यक्ति की कभी कभी बेहोशी के साथ में मृत्यु भी हो जाती है। तो देखिए दूसरा रोग लेते हैं हम लोग, हीमोफीलिया। इसको बोलते हैं ब्लीडर्स रोग। कौन सा रोग, ब्लीडर्स। हीमोफीलिया जो रोग है इसकी खोज हुई थी इंग्लैंड की विक्टोरिया महारानी। विक्टोरिया महारानी ने इसने की, जोहेन ओटो ने की। तो हीमोफीलिया रोग की खोज किसने की, जोहेन ओटो ने। किसने की, इंग्लैंड की जो महारानी थी विक्टोरिया, उसने की। क्या होता है कि हमारे शरीर पे जब कहीं चोट या कट लग जाती है तो ब्लड का स्राव होता है, लेकिन 5 से 7 मिनट के दौरान रक्त का स्कंदन हो जाने से ब्लड का बहना रुक जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति में हीमोफीलिया रोग होता है उसमें रक्त का स्राव रुकता नहीं है, रक्त का स्कंदन नहीं होता, लगातार ब्लड बहता रहता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यह भी एक प्रकार का आनुवंशिक विकार है। इस विकार के जो जीन है वो एक्स गुणसूत्र पर स्थित होते हैं, एक्स गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। एक ही एक्स पर होते हैं, तो यह है लिंगीय अप्रभावी विकार। कितने एक्स पर है, 1 पर है। तो नर तो क्या होगा, नर में क्या होते हैं XY, इसलिए
नर क्या होगा, रोगी होगा। क्यों कि नर में एक ही एक्स और उसी पर इसके जीन है। मादा में कितने एक्स होते हैं, 2 होते हैं, इसलिए एक एक्स पर होगा तो मादा क्या होगी, वाहक, और दोनों एक्स पर अगर होंगे तो मादा क्या होगी, रोगी। क्या होगा, रोगी मादा में क्या होता है, जब दोनों एक्स पर इस रोग के जीन होंगे तो जीन होने की वजह से आर्तव चक्र के दौरान जो है लगातार रक्त का स्राव होता रहता है, जिससे मादा की मृत्यु हो जाती है। तो जो रोगी मादा होगी वो कभी जीवित नहीं रहती। एक एक्स पर अगर जीन है तो वो मादा क्या होगी, वाहक। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसके लिए हिंट है। हिंट में देखिए, मान लीजिए ये कौन है, सामान्य नर में कौन से गुणसूत्र है, एक्स वाई। सामान्य मादा में एक्स एक्स। फिर वाहक मादा में कितने एक्स पर होंगे, 1 पर। हीमोफीलिया का पहला अक्षर एच। इस रोग में लगातार ब्लड का स्राव होता रहता है, इसलिए इसे लीडर्स रोग कहते हैं। फिर है रोगी नर में एक ही एक्स होता है, इसलिए रोगी होगा। और रोगी मादा एक्स, दोनों एक्स पर इस रोग के क्या होंगे, जी। अब इसमें किस प्रकार ये लक्षण अगली पीढ़ी में प्रकट होंगे उसके लिए देखिए एक क्वेश्चन है। मान लीजिए सामान्य नर का विवाह हीमोफीलिया वाहक मादा से हो जाता है तो किस प्रकार की संतति उत्पन्न होगी। तो देखिए इसके लिए सामान्य नर में एक्स वाई, वाहक मादा में एक्स पी एच और कौन है, एक्स। तो देखिए इसके लिए कितने डब्बे बनाएंगे हम लोग, 4। देखिए इस प्रकार नर में एक्स वाई, मादा में एक्स पी एच और कौन है, एक्स। इसे इन दोनों से मल्टीप्लाई कीजिए, वाई एक्स एक्स और एक्स वाई। तो ये तो कौन हो गई, वाहक मादा। ये कौन हो गया, रोगी नर। ये कौन हो गई, सामान्य मादा। और ये सामान्य नर। तो सब अलग अलग है, तो सबकी प्रतिशतता कितनी आएगी, 25% आएगी। अगला क्वेश्चन है, रोगी नर का विवाह हीमोफीलिया रोगी नर का विवाह सामान्य अगर मादा से हो जाता है तो किस प्रकार की संततियां उत्पन्न होंगी। रोगी नर एक्स वाई, सामान्य मादा में एक्स एक्स। वही हम डब्बे कितने बनाएंगे, 4। इनके मध्य क्रॉस करवाएंगे, एक्स एच वाई एक्स एक्स, एक्स वाई एक्स एक्स और एक्स वाई। ये कौन होगा, रोगी नर। ये कौन होगा, रोगी मादा। नर कहां से, इसमें एक्स में, रोगी मादा, वाहक मादा। ये भी कौन है, वाहक मादा, सामान्य नर और सामान्य नर। प्रतिशतता 2 प्रकार की संतति बनी। वाहक मादा कितनी बनी, 2। टोटल संतति 4%, 100 पे कितनी हो गई, 50। फिर है सामान्य नर, कितनी बनी, 2। संतति 4, 100 बराबर कितनी हो गई, 50। इसमें एक क्वेश्चन और देखिए, अगर रोगी नर का विवाह अगर वाहक मादा से हो जाता है तो संतति किस प्रकार की उत्पन्न होगी।
रोगी नर XPH और Y XX, डब्बे कितने होंगे 4। देखिए XH Y XH X XX XH XX Y XX X XY, ये कौन होगी रोगी माता जिसकी मृत्यु हो जाएगी, ये वाहक मादा सामान्य नर रोगी नर। तो सबकी प्रतिशतता कितनी आएगी 25-25% आएगी। इसके बाद में हम अगला रोग लेते हैं सिकल सेल एनीमिया रोग। सिकल सेल एनीमिया जो रोग है उसकी डिटेल हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके पश्चात हम अगला रोग लेते हैं फिनाइलकेटोन्यूरिया। फिनाइलकेटोन्यूरिया में क्या होगा, यह भी एक अलिंगी यानी इसके जो जीन है वो लिंगीय गुणसूत्र पर स्थित नहीं होते, 12वें नंबर का जो गुणसूत्र है उस पर स्थित होते हैं, इसलिए यह 12वां गुणसूत्र लिंगीय हुआ है, अलिंगीय अलिंगीय। तो फिनाइलकेटोन्यूरिया में क्या होगा, सबसे पहली बात यह अलिंगीय अप्रभावी विकार, अलिंगीय अप्रभावी विकार कौन सा रोग है फिनाइलकेटोन्यूरिया। इसमें क्या होगा देखिए क्या होता है, जैसे ये मस्तिष्क है, इसमें एक द्रव्य पदार्थ भरा होता है उसका नाम है CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, हिंदी बोले तो प्रमस्तिष्क मेरु द्रव्य। इसमें क्या होता है एक एमिनो अम्ल पाया जाता है उसका नाम है फिनाइलएलेनिन। फिनाइलएलेनिन एक एमिनो अम्ल, फिनाइलएलेनिन एक एमिनो अम्ल पाया जाता है जिसकी मात्रा निश्चित होनी चाहिए। अगर फिनाइलएलेनिन एक एमिनो अम्ल है, अगर इसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है तो क्या होता है, एक एंजाइम होता है उसका नाम है फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज क्या करता है, फिनाइलएलेनिन को टायरोसिन एमिनो अम्ल में बदल देता है। फिनाइलएलेनिन को किसमें बदल देता है, टायरोसिन एमिनो अम्ल में, जिससे फिनाइलएलेनिन की मात्रा नियंत्रित हो जाती है। इसलिए डिजीज क्यों होती है, ये जो रोग है फिनाइलकेटोन्यूरिया वो होता है फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की कमी होने के कारण। तो जब किसी व्यक्ति में फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की कमी हो जाती है, कमी होने के कारण फिनाइलएलेनिन की जो ज्यादा है मात्रा है उसका टायरोसिन में परिवर्तन नहीं होता। तो जब टायरोसिन में चेंजेस नहीं होगा तो फिनाइलएलेनिन की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और ये जो बढ़ी हुई इसकी मात्रा है उसका यूरिन के साथ जो आती है उसका वृक्क द्वारा अवशोषण नहीं होता है, और अवशोषण नहीं आने के कारण व्यक्ति जो है उसका मस्तिष्क कमजोर हो जाता है। इस प्रकार ये विकार होता है। तो इस विकार का मुख्य कारण फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की कमी। तो इस कमी के कारण फिनाइलएलेनिन का टायरोसिन में परिवर्तन नहीं होता है, जिससे फिनाइलएलेनिन की मात्रा में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।